वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 के MCQ और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में 10 MCQ आपको करवा दिए थे और मैं होप करती हूँ कि आपने वो 10 के 10 क्वेश्चन रिवाइज भी किए होंगे और आपने उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में भी ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। तो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के MCQ आपको कराने जा रही हूँ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11 जो फिर से एक आइडेंटिटी पर हमारा बेस्ड है। वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 का वर्ग का मान है। तो यहाँ आप ध्यान करें कि एक बहुत छोटा सा हमारा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो √5 + √2 का स्क्वेयर है तो ये क्या बनेगा, a की जगह है √5 का स्क्वेयर, ठीक है भाई, प्लस b की जगह है √2 का स्क्वेयर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2, ठीक है भाई। फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वेयर प्लस 2 गुणा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब जब रूट एक सिंगल नंबर पे है और उसका स्क्वेयर है तो रूट से स्क्वेयर हमारा कैंसिल हो गया, √2 का से भी उसका स्क्वेयर कैंसिल हो गया तो यहाँ केवल 5 बचता है। प्लस जब यहाँ √2 का स्क्वेयर कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचता है और प्लस जो थर्ड टर्म है उसमें √5 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर √10 बन जाएंगे। 2 के ऊपर वर्गमूल नहीं है तो वो गुणा नहीं होगा क्योंकि परिमेय और अपरिमेय की गुणा नहीं होती, अपरिमेय की गुणा होती है। तो ये 5 दूनी 10। अब ये दोनों संख्याएं परिमेय हैं तो ये जुड़ जाएंगी तो 5 और 2 7 जमा 2 वर्गमूल 10, ये हमारा आंसर आएगा इस स्क्वेयर का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बेटा जी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 7 जमा 2 वर्गमूल 10। क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने देखकर पहले हिसाब लगाना है कि भाई किस आइडेंटिटी से किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। 1/वर्गमूल 7 के हर का परिमेयीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। हर का परिमेयीकरण क्या मतलब है, 1/वर्गमूल 7 है, हर में वर्गमूल 7 है जो कि अपरिमेय है तो इसको परिमेय बनाना है। तो इसको परिमेय बनाने के लिए हम रैशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण करते हैं। तो क्या करते हैं कि हर में जो संख्या है अगर वो सिंगल है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड, यानी मैंने √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, √7 से डिवाइड, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है ओवरऑल, क्यों, क्योंकि √7 से √7 कट जाएगा। अब देखते हैं, ऊपर 1 है और √7 है, 1 गुणा √7 करोगे तो √7 आएगा और नीचे है √7 गुणा √7 यानी कि √49। देखो इस बात को ना ऐसे समझ लो, सब बच्चों को ये बात आनी चाहिए, √7 गुणा √7 का मतलब है √7 की पावर 2। क्यों, क्योंकि भाई जब हम x गुणा x करते हैं तो वो x की पावर 2 बन जाता है। तो ये √7 की पावर 2 बन गया, √7 से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर केवल 7 बचेगा तो नीचे 7 आ गया। हमारा काम था नीचे हर का परिमेयीकरण करना और हर में ये परिमेय संख्या 7 आ गई तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वर्गमूल 7/7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल 7/7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। इसमें भी हमें हर का परिमेयीकरण ही करना है लेकिन ये 2 संख्याएं हैं हर में। 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 के हर का परिमेय करने पर क्या प्राप्त होगा। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 2 संख्याएं हों जो जिनके बीच में जमा का चिन्ह है तो हम परिमेयीकरण में घटा का चिन्ह प्रयोग करते हैं और घटा का चिन्ह है तो हम जमा का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे, 1/वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 को लिखा और फिर इसको जो डिनोमिनेटर में हर में जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से गुणा कर दिया और उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से ही भाग कर दिया। यहाँ वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 था तो वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया और उसी से हमने भाग कर दिया, ठीक है भाई, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे समान संख्या आ गई। अब आगे देखो, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो यानी 1 को तो इससे, तो 1 को किसी से भी गुणा करोगे तो वही आएगा। तो वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 तो ऊपर आ गया। नीचे ध्यान देना है, ये भी वर्गमूल 2 है, यहाँ में गलती से रह गया ये।
तो डिनोमिनेटर में देखिए वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 यहाँ है, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 यहाँ है और इनकी आपस में गुणा करनी है। तो यहाँ आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है वो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, ए जमा बी ब्रैकेट ए घटा बी की आइडेंटिटी 8वीं कक्षा में आ जाती है, क्योंकि पहली रकम दोनों में वर्गमूल 5 है, दूसरी दोनों में वर्गमूल 2 है, एक में जमा का चिन्ह है और एक में घटा का। तो ये बन जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर का मतलब हो जाता है वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस दूसरी रकम है वर्गमूल 2 का वर्ग। समझ आ रहा है आपको? तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले को तो छेड़ना नहीं है, ऊपर वाले का तो हमने कुछ नहीं करना। तो वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2, लेकिन नीचे ध्यान दो कि जब आप वर्गमूल 5 का वर्ग करोगे तो वर्गमूल से वर्ग कट गया, वर्गमूल 2 के वर्गमूल से भी वर्ग कट गया, तो यहाँ तो केवल 5 बचा और यहाँ खाली 2 बचा। तो 5 में से 2 गया तो नीचे कितना बच जाएगा? 3। तो आपका जो पूरा उत्तर आएगा वो इधर मैं लेफ्ट में लिख रही हूँ, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2, तो आपका ऊपर आएगा और नीचे आपका 3 आएगा। फिर सुने मेरी बात ध्यान से, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 ऊपर आएगा और नीचे आपका 3 आएगा। तो ये हर का परिमेयीकरण करके हमें ये संख्या प्राप्त होगी। इसका अब मैं आपको एक शॉर्टकट और बताने जा रही हूँ। 1 मिनट भाई, शॉर्टकट क्या है देखें ज़रा। इस तरह का सवाल 1 नंबर में आ गया, अब इतना लंबा करोगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करो, डायरेक्ट उत्तर पर ध्यान देना है आपने। तो अब आप इस पे ज़रा ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। तो आप क्या करो, डायरेक्ट देखो 1 नंबर के लिए बता रही हूँ मैं, अगर यही क्वेश्चन 2-3 नंबर में आता है तो जो मैंने बताया उस तरीके से करना है। वैसे तो 1 नंबर का भी यही तरीका है, पर आप अगर समझ जाते हैं तो ये जो अंश हर में जो संख्या है इसका विपरीत चिन्ह तो ऊपर लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट, और नीचे एक ही लाइन में इसका वर्ग, ठीक है, वर्गमूल 5 का वर्ग और घटा इसका वर्ग लगा दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ऊपर तो आपका हो गया वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 2 और नीचे वर्गमूल 5 का वर्ग करोगे तो बेटा 5 आएगा, इसका वर्ग करोगे तो 2 आएगा और 5 में से 2 गया 3, तो ये और भी शॉर्ट आपको पड़ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको एक और प्रश्न इस तरह का दे देती हूँ, 1/वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 3। तो इसको मैंने डायरेक्ट करना है, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 3 और बटे वर्गमूल 7 का वर्ग करोगे 7 आएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे 3 और बीच में लगा दो घटा का चिन्ह। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 3/4। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है इस तरह की संख्याओं के हर का परिमेयीकरण करने की। ठीक है भाई, आपको ज़्यादा लंबा ना करना पड़े। प्रश्न नंबर 14 देखें। ये देखो क्या बोलोगे इसको। अब आप ये लिखा हुआ है 7 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाकर 3 लिखा हुआ है, इसे हम बोल देते हैं क्यूब रूट ऑफ 7, 7 का घनमूल। तो ये कह रहा है कि इसका घातांक रूप क्या है। तो घातांक में आपने ध्यान रखना है कि 7 तो आपका आधार ही रहेगा और जो 7 की घात है, जब भी इस तरह से वर्गमूल के चिन्ह पर कुछ लिखा आ जाए तो वो 1/3 हो गई। मान लो 7 के साथ यहाँ लिखा आता ऐसे 5, तो ये हो जाती 7 की घात 1/5। समझ रहे हैं आप बात को? कहने का अर्थ क्या है कि ये जो है ये हमारी करनी कहलाती है, हम इसे करनी बोलते हैं। तो करनी कैसे हल करते हैं? मान लो 7 के ऊपर वर्गमूल पर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 7 की घात 1/n। अगर किसी x के ऊपर वर्गमूल लगा के n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की घात 1/n। तो हमारे इस प्रश्न का घातांक रूप हो जाएगा 7 की घात 1/3। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये भी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 भी इसी तरह का प्रश्न है आपका कि 61/1123 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाकर 8 लगाया हुआ है, तो इसकी करनी 8 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 61/1123 की घात 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये आपका सही उत्तर ए ऑप्शन आ जाता है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर x के ऊपर केवल ये वाला चिन्ह है तो इसका मतलब वर्गमूल है, और वर्गमूल का मतलब घात कितनी होती है? 1/2। अगर x के ऊपर वर्गमूल के चिन्ह पर n लिखा हुआ है तो x की घात हो जाती है 1/n। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हो तो आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को अपने पेपर में सॉल्व कर सकते हो। प्रश्न संख्या 16।
देखिए 16 की घात 3/4 का मान, यानी इसको छोटे से छोटे रूप में हमने लिखना है। तो 16 की घात 3/4 है। अब आप क्या करो कि 16 को हल कर लो। 16 को अगर आपको पता हो तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4। 16 का मतलब होता है 2 की घात 4। ध्यान देना है मेरी बात पर। अब हमारा प्रश्न है 16 की घात 3/4। ठीक है, अब मैं 16 को चेंज करने जा रही हूँ, केवल 16 को। 16 नहीं लिखेंगे, मैं इसको 16 को लिख रही हूँ 2 की पावर 4। 16, ध्यान देना 16 को मैंने ब्लू सर्कल में किया और इसकी जगह मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, तो बाहर ब्रैकेट एज इट इज, और ये हो गया उसकी भी पावर 3/4। अब हमारे पास नियम होता है घातांक का कि अगर x की घात m है और उसके ऊपर हमारी घात n है, ठीक है भाई, ध्यान देना है, x की घात m है और उसके ऊपर घात n है, यानी एक ही आधार पर दो घात हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ 2 की घात 4 है और उसकी भी घात 3/4 है, तो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करते समय 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की घात केवल 3 रह जाएगी, और 2 की घात 3 का अर्थ होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8। ठीक है भाई, ये आपकी एक्सरसाइज में से भी हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। 125 की घात -1/3। पहले आपने आधार को छोटी से छोटी घात में बदलना होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको याद कर लीजिए। 125 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 5 125, अर्थात 5 की घात 3। ठीक है भाई, तो ये जो 125 की घात -1/3 है, ध्यान रखना -1/3 है, ये -1/3। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5 की घात 3 भाई। ठीक है, 125 जो था उस 125 को मैंने लिख दिया 5 की घात 3 और पूरे की घात -1/3। अब हमारा आधार है 5। ठीक है, अब हमारा आधार है 5, तो 5 की घात 3 भी है और -1/3 भी, तो एक ही आधार की दोनों घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल -1 बचेगा, तो 5 की घात आ गया -1। और माइनस की घात अगर है तो उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, अंश है तो हर में ले जाओ, हर में है तो अंश में ले जाओ, यानी उलट दो उसको। ये नियम है कि x की घात -m क्या होता है, 1/x की घात m। तो ये हमारा बन जाएगा 1/5 की घात 1, और इसे हम 1/5 लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ए आ जाएगा, 1/5। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखिए, अब कितना आसान है ये। यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि ये इनके बीच में ये कोमा नहीं है भाई, ये गुणा है, ये मल्टीप्लाई, ये मैंने ठीक कर दिया है। तो 2 की घात 3/5 गुणा 2 की घात 1/5 किसके बराबर है। यहाँ फिर एक नियम लगता है, अगर x की घात m है गुणा x की घात n है, तो ये एक ही आधार की दो घातें हों और जब गुणा हो रही हो तो वो x की घात m जमा n बन जाता है, यानी आधार बराबर हों तो गुणा करते समय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। तो ये प्रश्न हमारा बन जाएगा। यहाँ भी 2 है जिसकी घात 2/3 है, यहाँ भी 2 है जिसकी घात 1/5 है, तो 2 की घात 2/3 जमा 1/5 हो जाएगा। तो सही उत्तर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगर हमें आइडेंटिटीज़ याद है तो ये बहुत आसान से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 पे फिर एक आइडेंटिटी लगेगी, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। कौन सी आइडेंटिटी लगती है, x की घात m बटे x की घात n। तो भाग करते समय घात घट जाती है, ऊपर वाली घात m में से नीचे वाली घात n घट जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली घात 11 की कितनी है, 1/2, और नीचे वाली कितनी है, 1/4। तो 1/2 में से 1/4 घट जाएगा। अब ये गणना अलग से कर लो, रफ में कर लो, यहाँ पर 1/2 घटा 1/4, तो यहाँ आ गया आपका 8, 2 चौके 8 और 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 4 में से 2 गया 2/8, 2 से 8 कट जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। तो उत्तर कितना आ गया, 1/4। भाई 1/2 में से जब मैंने 1/4 घटाया तो 1/4 आया, तो इस वैल्यू को वापस मैं अपना यहाँ पर रखने जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 11 की घात
1/4, ये हो जाएगा 11 की घात 1/4। तो ये हमारा उत्तर ए हो जाएगा। हर सवाल में एक एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जो कि हमने 8वीं क्लास में भी की हुई हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5 को सरल करने पर प्राप्त होता है। जरा ध्यान से देखो, दोनों में आधार अलग अलग है, यहाँ 13 है यहाँ 17 है, लेकिन दोनों की घात समान है। यहाँ कौन सा नियम लगेगा, x की घात m गुणा y की घात m, अलग अलग आधार हैं तो दोनों आधार को पहले गुणा कर दो, x गुणा y करके घात एक ही बार लगा दो, घात एक ही बार। ये सब नियम आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वैसे तो अब तक आपके टीचर ने नोट करा भी दिए होंगे, फिर भी अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए। तो ये सवाल का क्या होगा, आधार अलग अलग है, घात बराबर है, तो आधार आधार गुणा कर दो। 13 गुणा 17 इकट्ठे हो जाएंगे और पूरे की घात 1/5, और 13 और 17 की गुणा अब आपको करनी है। 17 × 51, 5 और 17 एकम 17 और 5 22, 221 की घात 1/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि वैसे तो ये सी और बी दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये भी 221 की घात 1/5 है और ये भी। तो ऐसा कुछ आ जाए तो आप अपना आंसर पर टिक लगाएं, टीचर अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दे देंगे। बाकी सही उत्तर आपका इस पर बी पर लगा देते, मे बी कि यहाँ कुछ रोंग हो, तो हम इसको लेकर चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 21 देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा सा आप, हाँ आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। ठीक है, इनका जो आधार है वो बराबर है, ये 4/5 है, ये 9/5 है, और इन सब का भी आधार बराबर है। तो आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 4/5 और 9/5 के बीच में जो आएंगी वो इसके बाद ही शुरू हो जाएंगी। 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5। ठीक है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8। तो अब इनमें से देख लो, 5 है, ये 6 है, 8 है, यानी ये वो संख्या है जो इनके बीच में नहीं है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो बेटा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर करें, लेक्चर के लिंक को शेयर करें, अपने डाउट्स भी मुझसे शेयर करें। प्रश्न नंबर 22 भी इसी तरह का है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2/7 और 9/7 के मध्य नहीं है। तो 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 11 नहीं आता। 11 2 और 9 के बीच में नहीं आता। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 11/7 जो है वो 2/7 और 9/7 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे भाई 22 प्रश्न थे। 22 प्रश्न थे आपके, जो कि मैंने सारे आपको करा दिए हैं। किसी भी तरह का अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके फाइनल पेपर में आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएं, पक्के हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।